नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी यात्रा में मैं विकास रक्षक आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वर्ण विचार पढ़ रहे थे। वर्ण विचार के अंदर लगातार क्लासें जारी है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की समस्त बातें हमने पढ़ ली। शाब्दिक विच्छेद किस प्रकार हुआ है, परिभाषाएं क्या है, स्वर और व्यंजनों में अंतर पढ़ लिया, स्वरों का वर्गीकरण कर लिया हमने। नेक्स्ट क्लास है, उसमें वर्ण का दूसरा भाग व्यंजन है। व्यंजन का अध्ययन करेंगे। व्यंजन का अध्ययन कर रहे हैं। वर्ण विचार के अंदर व्यंजन, शाब्दिक विच्छेद हम व्यंजन का पहले कर चुके। वी प्लस अंजन से बना है। विशेष काजल जिसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब हम व्यंजन है उसका विस्तृत अध्ययन जारी करेंगे। व्यंजन पार्ट में आप बने रहें। अनेक बातें ऐसी देखेंगे जिनसे हम पहली बार रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहले व्यंजन शब्द है। व्यंजन शब्द की उत्पत्ति की बात कर चुके। व्यंजन शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? वी प्लस अंजन, वी प्लस अंजन से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विशेष काजल। एक नंबर बात करूं मैं, यानी व्यंजन है ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ये स्वरों पर आश्रित होते हैं, स्वरों पर निर्भर होते हैं, मतलब स्वतंत्र नहीं होते। अंतर पिछली कक्षा में करवाया गया है। पहला अंतर यही किया था हमने कि स्वर है वो तो स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती और व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। वही बात दोबारा कर रहे हैं कि जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, स्वरों की सहायता ली जाती है, क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। स्वर तो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि किसी की सहायता नहीं ली जाती। और व्यंजन क्या होते हैं? स्वतंत्र नहीं होते। क्या होते हैं? स्वतंत्र नहीं होते तो क्या होते हैं? स्वरों पर आश्रित होते हैं, स्वरों पर निर्भर होते हैं। ये थी हमारी पहली बात। दूसरी क्या अध्ययन कर रहे थे हमें? दूसरी बात का अध्ययन कर रहे थे हम कि व्यंजन है, व्यंजनों के उच्चारण के अंदर वायु है ना, वो मुंह में कहीं ना कहीं टकराकर बाहर निकलती है। जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो वायु मुंह के अंदर कहीं ना कहीं टकराएगी, टकरा कर बाहर निकलती है। जबकि स्वर में क्या होता है? हवा है वो फेफड़ों से उठकर मुंह में बिना कहीं टकराए सीधे ही बाहर निकल जाती है। यानी जिन वर्णों के अंदर हवा है मुंह में टकरा कर बाहर निकलती है क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और बिना टकराए सीधे ही बाहर निकल जाए क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ये हमारी दूसरी बात थी। फिर हमने बात की थी कि स्वर है ना, स्वरों के उच्चारण है वो लगातार किया जाता है। ए, अ, लंबे समय तक बोलेंगे, जबकि व्यंजनों का उच्चारण है वो रुक रुक कर किया जाता है। लगातार नहीं बोल सकते। अगर मैं बोल रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं कै, तो इसका मतलब है कै है और इसमें क्या है? ए है। तो लगातार मैंने ए को बोला है, कै, ए को बोला है मैंने लगातार। व्यंजन है उसको तो कै इतना बोल दिया मैंने, उसके बाद ए को बोला है। तो लगातार उच्चारण किसका हुआ है? ए का, यानी स्वरों का हुआ है। और व्यंजनों का उच्चारण है वो रुक रुक कर किया जाता है। ये नेक्स्ट अंतर हम पीछे की कक्षा में भी कर चुके, दोबारा पुनरावृत्ति कर रहे हैं। फिर क्या है? व्यंजनों की मात्रा है ना, मात्रा वो कितनी होती है? आधी होती है, 1/2 आधी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये इसकी मात्रा है वो क्या है? आधी है। इसकी मात्रा आधी है। अगर मैं ये लिखूं पूरा क्या है तो इसका मतलब है इसकी मात्रा 1 है, 1 मात्रा है। तो 1 मात्रा है वो किसके कारण हुई है? किसके कारण हुई है?
स्वरों के कारण हुई है। व्यंजनों की मात्रा आधी होती है, यानी इनका व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए मुझको स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। आधा स था, आधे स में मैंने ऊ की सहायता ले ली, तो व्यंजनों का उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। मात्रा स्वरों की होती है, व्यंजनों की मात्रा नहीं होती का मतलब आधी होती है। ऐसा भी पूछ सकते हैं नहीं होती, अगर होती है तो आधी होती है। छंद करेंगे तब हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। एक बार केवल शब्दावली याद रखो कि मात्रा है वो या तो आधी होती है, या एक होती है, या दो होती है, या तीन होती है। त्रिमात्रिक स्वर किए थे उनकी तीन होती है, गुरु होते हैं उनकी दीर्घ वर्ण दो मात्रा होती है, लघु की एक होती है और व्यंजनों की आधी होती है। और व्यंजनों की संख्या है ना, संख्या कितनी होती है? 33 व्यंजन होते हैं। कैवर के 5, च के 5, त के 5, 25 हो गए। उसके बाद ये रह 4 और स है 4, कितनी होती है? 33 होती है मात्राएं। ये थे व्यंजनों की बात। व्यंजनों की संख्याएं 33 होती है, मात्रा आधी होती है। संख्या 33 होती है, मात्रा आधी होती है। परिभाषा अंतर भी कर चुके स्वर और व्यंजनों के अंदर। अब स्वरों का हमने वर्गीकरण किया था, तो व्यंजनों का भी वर्गीकरण करना होगा। व्यंजनों का वर्गीकरण है, स्वरों को तो अनेक प्रकार से बांटा गया था। व्यंजनों का वर्गीकरण छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है। व्यंजनों का वर्गीकरण नेक्स्ट देखते हैं हम। व्यंजनों का वर्गीकरण सबसे पहला वर्गीकरण है वो है सरलता के आधार पर। इसको नाम दे दिया मैंने सरलता के आधार पर। एक बार 33 है उनको बड़े बड़े रूप में कर रहे हैं, इस विभाजन का नाम है सरलता के आधार पर। सरलता के आधार पर व्यंजन होते हैं। सबसे पहली बात किसके आधार पर? सरलता के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण है। सबसे पहला वर्गीकरण कर रहा हूं मैं किसके आधार पर? सरलता के आधार पर। सरलता के आधार पर 4 प्रकार है व्यंजन है वो सरलता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। जैसा कि नाम से पता है कि सरलता के आधार पर है, तो बिल्कुल इजी विभाजन रहेगा ये। मैं चारों के नाम लिख रहा हूं। पहले सरलता के आधार पर पहला होता है वो है, पहले का नाम लिख रहा हूं मैं सपर्शी व्यंजन। सपर्शी व्यंजन। दूसरे का नाम लिख रहा हूं मैं उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन। तीसरे का नाम लिख रहा हूं मैं दूसरे का अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। दोबारा देखिए, पहले का नाम लिख रहा हूं मैं सपर्शी व्यंजन। पहला है सपर्शी व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंत व्यंजन भी बोल सकता हूं। तीसरे का नाम है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन। और अंतिम लिख रहा हूं 4 नंबर है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर बात कर रहे हैं? सरलता के आधार पर। किसके आधार पर बात कर रहे हैं? सरलता। सरलता के आधार पर। कितने प्रकार के? 4। सबसे पहली बात सपर्शी व्यंजन। मैंने आपको पहले बताया था कि उच्चारण अवयव होते हैं हमारे मुंह के अंदर। 6 होते हैं बताया था। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और एक जीभ। 6 उच्चारण अवयव है। ये उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। जैसे मैंने प बोला है, फ बोला है, मैं बोला है, तो ये क्या है? एक नीचे वाला होठ है वो ऊपर वाले होठ से स्पर्श कर रहा है।
तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में दो उच्चारण अवयव हैं, वो एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, वो क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों के या जिन व्यंजनों के उच्चारण में दो उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। इनका दूसरा नाम है, वो है वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है इनको, वर्गीय व्यंजन। आपको पता है क वर्ग के 5 होते हैं, ट वर्ग में ट ढ ढ 5 होते हैं, च वर्ग में 5 होते हैं, ट वर्ग में भी 5 और प वर्ग में भी 5। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कैसे मैं तक 5 तो क वर्ग के हैं, 5 च के, 5 ट के और 5 ट के और प के। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। और दो उच्चारण एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, इसलिए इनको स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। संख्या कितनी हो गई? संख्या हो गई इनकी 25। संख्या हो गई 25। दूसरी बात करूं मैं, कैसे मैं तक आ गया। फिर दूसरा नाम है अंतस्थ व्यंजन। अंत व्यंजन बोल दो या अंतस्थ व्यंजन, ये दूसरा नाम है। और भी नाम आएंगे, आगे बात करेंगे, लेकिन एक बार सरलता के आधार पर अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के अंतस्थ का अर्थ होता है अंदर स्थित। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा है वो मुंह के अंदर स्थित रह जाती है, बाहर निकलती है लेकिन वापस चली जाती है। अब मैंने बोला था क, प, स, क, प, द, तो हवा है वो बाहर निकल रही है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ये, रे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हवा अंदर खींच के ले जा रहे हैं, यानी हवा फेफड़ों से उठ के एक बार मुंह तक आती है और वापस अंदर चली जाती है, अंदर स्थित रहती है। या ऐसा बोल सकता हूं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण है वो नाभि से किया जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। हवा अंदर स्थित रहती है, ये, रे, ले, वे। इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। ये अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों के बाद नेक्स्ट आता है हमारा उष्मे व्यंजन। अब क्या है, इनमें तो उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, लेकिन उष्मे व्यंजन है ना, उष्मे व्यंजन सबसे पहले मैं इनकी संख्या की बात कर लूं, 4 ही होती है, स और है। संख्या कितनी होगी? 4। अब ऊपर जो कैसे मैं तक कर रहे थे उसके अंदर क्या है, उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, लेकिन उसमें व्यंजन है ना, इसमें क्या है, उच्चारण अवयव वो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, लेकिन एक दूसरे के इतने निकट आ जाते हैं, बहुत ज्यादा निकट आ जाते हैं। हवा निकलेगी, वो उच्चारण अवयवों को स्पर्श करेगी, उनको छूकर निकलेगी, और स्पर्श करने से, रगड़ खाने से गर्म वायु बाहर निकल जाती है। उच्चारण अवयव अगर दूर दूर होते तो वायु सीधे ही बाहर निकल जाती, लेकिन उच्चारण अवयव एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, बहुत ज्यादा निकट आ जाते हैं। हवा क्या करती है, एक दूसरे को स्पर्श करती है, रगड़ खाती है, एक दूसरे से स्पर्श होकर बाहर निकलती है, तो गर्म वायु उत्पन्न होती है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, उष्मे व्यंजन। शॉर्ट में जिन व्यंजनों के उच्चारण में गर्म वायु बाहर निकलती है उनको उष्मे व्यंजन कहते हैं। गर्म वायु निकलने का कारण भी बता दिया, उच्चारण अवयव वो एक दूसरे से स्पर्श हो जाएंगे, वायु इनको घर्षण करते हुए बाहर निकलेगी, घर्षण होगा, घर्षण करते हुए बाहर निकलेगी। संख्या 4। उसके बाद है संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है क्ष, त्र, ज्ञ और एक और मान लो श्र। क्ष, त्र और श्र, ये दो व्यंजनों के संयोग से बने, पहले भी बात कर रहे हैं हम। ये बना है क प्लस से, यानी दो व्यंजनों के संयोग से बने, इसी कारण क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कैसे ऐसे बना है? ये बना है
त्रय बना है तय और रै से। फिर ये बना है जय प्लस ये से। और फिर है त्रय, ये बना है से धन रै से, सधन रै से। अब क्या हो रहा है, दो व्यंजनों के संयोग से बने हैं, इसी कारण क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसका एक टुकड़ा और कर सकता हूं मैं, स आपको अंतिम वर्ण आपको पूरा दिखाई दे रहा है, यानी स रे ये और रे पूरे थे, एक टुकड़ा और कर सकता हूं, इनमें इसमें से क्या निकाल दिया, ए निकाल दिया, इस रे में भी से क्या ए, इसमें से क्या निकाल दिया ए, और रे में से भी ए निकाल दिया, ये भी बात सही है। दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये विभाजन था हमारा सरलता के आधार पर, व्यंजनों को सबसे पहले सरलता के आधार पर हमने बांट दिया, सरलता के आधार पर। उसके बाद वही बात करेंगे, नेक्स्ट विभाजन है वो आएगा हमारा प्रयत्न के आधार पर। स्वरों के विभाजन में हमने प्रयत्न दो प्रकार के किए थे, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। परिभाषा की थी अभ्यंतर प्रयत्न की कि आरंभ में जो प्रयत्न किया जाता है अभ्यंतर कहलाता है, बाद में जो प्रयत्न किया जाएगा वो बाह्य कहलाएगा। अभ्यंतर प्रयत्न है हमने स्वरों के अंदर दो प्रकार के, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर, मुखाकृति और तालु के आधार पर अभ्यंतर था, और बाह्य प्रयत्न एक प्रकार का किया था होठों की स्थिति के आधार पर। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि स्वरों के विभाजन में अभ्यंतर प्रयत्न है वो दो प्रकार का था और बाह्य प्रयत्न एक प्रकार का था, लेकिन यहां जस्ट अपोजिट हो जाएगा। व्यंजनों में प्रयत्न के आधार पर वही रहेंगे दो प्रकार के, अभ्यंतर और बाह्य। यहां अभ्यंतर क्या है एक प्रकार का रह जाएगा और बाह्य प्रयत्न दो प्रकार के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रयत्न के आधार पर स्वरों का अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप दोबारा देखिए इस पार्ट को, क्या है कि व्यंजन है, व्यंजन सरलता के आधार पर पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श, दूसरा है अंतस्थ, तीसरा है उसमें, और फिर संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन। इनके उच्चारण में दो उच्चारण परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, स्पर्शी कहलाते हैं। दूसरा नाम है इनका वर्गीय व्यंजन, क्यों कै वर्ग के 5 है, च के 5 है, कै से लेकर पै तक 5 वर्ग है, प्रत्येक के 5 है, यानी कै से लेकर मैं तक, कै से लेकर मैं तक। संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी 25। उसके बाद दूसरे विभाजन की बात कर चुके, लेकिन और करें तो क्या है अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण नाभि से होता है, नाभि से होता है मतलब हवा है ना वो मुंह से बाहर निकलनी चाहिए थी लेकिन मुंह के तक आकर वापस चली जाती है, उच्चारण नाभि से किया जाता है, इसलिए इनको अंतस्थ यानी हवा अंदर ही स्थित रहती है, अंतस्थ कहा जाता है। संख्या कितनी होती है इनकी 4 होती है, यह रह। फिर उसके बाद क्या है उसमें व्यंजन, इनके उच्चारण में गर्म वायु बाहर निकलती है, कारण आपको बता दिया गर्म वायु बाहर निकलने का। संख्या कितनी होती है 4 होती है, स और है, संख्या 4 हो गई। उसके बाद नेक्स्ट बात करूं संयुक्ताक्षर, ये दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहा जाता है। कै प्लस स से क्ष बना है, तय प्लस रह से त्रय बना है, जय प्लस ये से ज्ञ बना है, और एक स प्लस रह से क्या बना है श्रय बना है। इस श्रय को ध्यान रखना, श्रय इसको मिश्रित व्यंजन भी कहा जाता है, दूसरा नाम है मिश्रित व्यंजन, मिश्रित व्यंजन भी कहा जाता है। केवल श्रय को मिश्रित व्यंजन कहा जाता है, नीचे दिया हुआ है मिश्रित व्यंजन कहा जाता है इसको, श्रय को। यह था हमारा पहला विभाजन। दूसरा विभाजन है वो आपको हल्का फुल्का बता दिया कि प्रयत्न के आधार पर करेंगे, लंबा विभाजन हो जाएगा थोड़ा। तो क्लास है
वो बहुत लंबी हो जाएगी, अतः बीच में हमें विराम देना होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम दूसरा वर्गीकरण करेंगे व्यंजनों का प्रयत्न के आधार पर। तब तक सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।